आंसर मैच कर लीजिए। 1 का बी, 2 का डी, 3 का डी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का सी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का डी, 10 का सी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का सी, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। जो भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पर भेज दीजिए या मैसेज कर दीजिए ऑनलाइन जूम पर, जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 6, just give me 1 minute। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 to 15 में कोई डाउट है आपको? अगली क्लास जब भी होगी रेडॉक्स का DTS2 डिस्कस होगा, उसके बाद फिर आगे क्लास बढ़ेगा। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में वी वर रिपीटिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद बेसिकली हमने ये लिखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या चीज पर बेस्ड है ना। जहां पर हमने एक टर्म ओवरलैपिंग पढ़ा था, एक टर्म हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हमने लिया था। ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग के ऊपर हम लोग ज्यादा जानकारी लेने वाले हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे? VBT theory says that chemical bond is formed due to overlapping of atomic orbitals of valence shell having unpaired electron of combining atoms। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। Overlapping of atomic orbitals of valence shell of combining atoms। और नोट हो गया? तो जैसा आपका बुक एक्सप्लेन करके दिया है वैसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 मतलब दिस वन, HH बॉन्ड कैसे बनता है? तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट स्पीशीज हाइड्रोजन एटम। दिस इज माई अनदर हाइड्रोजन एटम।
दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, 1s1। तो बेसिकली हमें इन दोनों से क्या बनाना है? ये let us consider this hydrogen as first hydrogen atom A. Let us consider this hydrogen atom as second hydrogen atom, and let us explain how this is formed. यही explain करना। We have already known this 1s, 1s, s वाला स्फेरिकल होता है, इसका भी 1s, इसका भी 1s, कंबाइन करके क्या बनाएगा? नाउ इसको बेसिकली हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हुए, है ना? ये ओवरलैप क्यों हुआ, नजदीक क्यों हुआ, क्यों आया ऐसा? दिस नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। सो फॉर दैट, लिख लेना, थोड़ी देर में मैं दे देता हूँ लिखने के। फॉर दैट वी नीड टू कंसिडर टू थिंग्स। व्हेन both hydrogen atom are at a large distance with respect to each other, which means पहला हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक न्यूक्लियस होगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के पास यही होता है, और क्या होता है? सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन, यही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, है ना? एक्सप्लेन कर रहे हैं, बना लेना, मैं दे दूंगा टाइम, नहीं तो भेज दूंगा मैं फोटो खींच के, ठीक है? इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप खुद से बना लो। सो टेल मी व्हाट विल बी, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, है ना? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। तो अगर इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में वेरी लार्ज डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नो इंटरेक्शन। एंड the only interaction in the molecules will be what? Between these two. न्यूक्लियस प्लस चार्ज का होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज का होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। ये समझ में आता है हमें? इन दोनों का अपना कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अंदर में इंटरेक्शन हो रहा होगा, बट अपना इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको कुछ दिमाग लगाने में। तो इसको नोट करिए, नोट करने का टाइम मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मतलब भी लिख लेना। Na क्या है? न्यूक्लियस ऑफ दिस, जिसको मैंने पहला हाइड्रोजन एटम माना है। व्हाट इज Nb?
बन गया। अब क्लोजर आएंगे। पहले देख लीजिएगा फिर बना लीजिएगा। तो जब क्लोजर आएंगे, टू थिंग्स विल हैपन। देयर विल बी अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। देखना जरा ध्यान से। ई ए एन बी के बीच में, ई ए और एन ए के बीच में, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। Similarly, there will be two kinds of attractive force for EB, EB और NA के बीच में, और EB और NB के बीच में। दिख रहा है ये आपको? इनमें से नया वाला कौन है? ये नया है ना? ये वाला तो पहले से था, ये रहा। सिमिलरली ये नया है। ये वाला तो पहले से था, ये देखो यहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नजदीक आते हैं तो टू थिंग्स हैपन। पहला, new attractive forces come into picture. And what is that? EA, NB and EB, NA. नोट करिए। अच्छा, जब न्यू यहां पर लिख ही दिया है तो यहां पर थोड़ा सा कहीं स्पेस पर ओल्ड लिख लीजिएगा। ओल्ड इंटरेक्शन क्या है? ई ए एन ए। और ओल्ड इंटरेक्शन क्या है? ई बी एन बी। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। अगर 1 बन गया तो इसको देख लेंगे और फिर बना लेंगे।
देखो ये सारे इंटरेक्शन एक साथ हो रहे होंगे, अभी एक साथ दोनों को बनाएंगे, ये समझाने के लिए मैंने अलग अलग बनाया है। ऐसा नहीं कि रिपल्सिव अलग से चल रहा होगा, यहाँ यही बना देता मैं, लेकिन फिर उससे आप समझते नहीं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। बस बनाने के लिए मैंने अलग अलग तोड़ कर लिखा, भी एक साथ बनाएंगे दोनों को। ऐसा थोड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन अलग, अलग होगा। तो रिपल्सिव फोर्स में ये एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस। इंटरेक्शन ई ए एंड ई बी will be repulsive in nature. Similarly, ये भी प्लस, ये भी प्लस, it will be repulsive in nature. ये नोट करिए। नाउ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो मैंने आपको पहली क्लास में एक लाइन लिखाई थी, व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या होता था बाय डेफिनेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम क्या नोट कर सकते हैं? Bond formation takes place due to forces of attraction. तो अगर हमें इन सारे नए वाले इंटरेक्शंस को एक साथ अगर दिखाना पड़े, है ना, यहाँ तो अलग अलग करके दिखा दिया मैंने, वो कैसे हम दिखाएंगे, और यही आपका बुक भी दिखाया है। तो ये रहा अपना न्यूक्लियस, ये लिया पहले वाले का इलेक्ट्रॉन, ये लिया दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ए एटम का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन बी एटम का न्यूक्लियस। तो अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस दिखाना चाहूं, तो दिस इज योर अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर मैं रिपल्सिव फोर्सेस दिखाना चाहूं, तो दिस विल बी योर रिपल्सिव फोर्स। यही डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। नाउ द कॉमन सेंस इज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसी कॉमन सेंस से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन में बॉन्ड बना होगा, तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन व्हाट? रिपल्सिव फोर्स, तभी बना होगा, बिना उसके तो बन नहीं सकता फिर। तो वो कॉमन सेंस है। बट यही चीज लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। से आपने ये नहीं मेरे से पहले क्लास में पूछा कि क्यों होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, लिखा है किताब में भी, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन टू टेक प्लेस, forces of attraction
between combining atoms should be greater than forces of repulsion between combining atoms. ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? तो पहली चीज जो एक्सपेरिमेंटली पता की गई थी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स इज मोर देन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। दूसरी चीज क्या पता की गई थी कि ड्यूरिंग दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन प्रोसेस potential energy of the system decreases because less energy is associated with more stability। बहुत बार आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बनाकर आपके बुक ने दिया है, पहले समझ लेना, फिर बुक वाला डायग्राम हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले ये लिखा गया आपका, नोट हो गया ये सब, ये बॉन्ड डायग्राम, फिर ये वाला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ग्राफ देख लेना आता कैसा है, और उसके बाद बुक वाला डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से। एक्सपेरिमेंटली आप क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी को क्या घटना करना है, घटना है। किस क्रम में घटना है बेटा, किस क्रम में घटना है? जब ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पर हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेरी लार्ज। कम तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर कम होती तो पहले से वो स्टेबल होता। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन दे आर एट लार्ज डिस्टेंस तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ वैल्यू आएगा। नाउ जब ये दूर दूर पर होंगे, ड्राइंग बेटा ड्राइंग बुक वाला बनाना है ना, तो जब ये बहुत दूर पर होंगे तो इनका कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा। एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, जब आप इसको नजदीक लेकर आना शुरू करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। विच मीन्स व्हाट, इफ दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी, ये डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होना शुरू होता है तो देर इज अ मिनिमम वैल्यू, यहां तक डिक्रीज होता रहता है ये। ठीक है,
इस पॉइंट पर, ठीक है, जहां पर ये मिनिमम है, यहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। ये जो आपने रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बनाया है, तो अगर आप किसी दो मॉलिक्यूल्स को, दो एटम को नजदीक लेकर आ रहे हो, तो ये चार फोर्सेस आपस में चेंज होते जाएंगे बाय दिस फॉर्मूला। ये चेंज कर रहे हो ना सभी का। तो एक सिचुएशन ऐसा आता है जहां पर अगर आप रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो और आप अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। उस बराबर वाले पोजीशन को आप क्या बुलाते हो, मिनिमम एनर्जी। और दिस इज द पॉइंट where bond formation takes place. This is the point where bond formation takes place. After this, अच्छा, जब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, तो जितना नजदीक आ सकते हैं उतना नजदीक तो ये आ चुके होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इससे ज्यादा अगर नजदीक लेकर आओगे तो क्या होगा, ठीक है, आपने मान लीजिए एक पोजीशन पर बॉन्ड बना लिया, अब इससे जाकर आप ज्यादा नजदीक लेकर आओगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ना शुरू हो। तो इस तरीके का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का आता है। ध्यान ये रखना है बेटा कि कुछ चीजें आपको यहां पर नहीं बताई गई हैं, जैसे कि मान लो दिस इज जीरो लाइन। जीरो के ऊपर वाला रीजन क्या होता है, पॉजिटिव। जीरो के नीचे वाला रीजन क्या होता है, नेगेटिव। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ स्टेबिलिटी। अब ये मैंने आपको एज अ फैक्ट बोला, क्लास 12 में फिजिक्स में इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वाई पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, ये सब प्रूफ होगा क्लास 10 में। अभी हम नहीं कर सकते वो सब चीज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह, चार्ज वगैरह हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी एज अ फैक्ट हम मेमोराइज करेंगे, ठीक है, कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ स्टेबिलिटी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। तो ये एक बार रफ डायग्राम भी आप कॉपी कर लो विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव रिटन। इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, चार्ज छोड़ो, मैं आपको ना ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सिखा दूंगा। क्लास 11 में ग्रेविटेशन वाला जब चैप्टर आएगा ना फिजिक्स में, वहां सिखा दूंगा मैं आपको व्हाई पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम और नेगेटिव।
फॉर स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। तो ये रफ डायग्राम आपका बन गया। दो डायग्राम्स बनाने हैं ना, ये रफ डायग्राम। इस डायग्राम में आपको कुछ पूछना है, ये बताओ। बस ध्यान ये देना, दे आर एट लार्ज डिस्टेंस। जब बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा होगा? ओवरलैपिंग। ठीक है। डायग्राम को बनाइए। ये रहा। ये सारे पॉइंट्स आपके डायग्राम पर होने चाहिए ये ये और बुक में ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। जल्दी से ड्रॉ करिए। हो गया। तो जो भी मैंने आपको बोला, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर, ठीक है, potential energy decreases, net force of attraction balances the force of repulsion, system is in acquires minimum energy, सब लिखा हुआ है। आपको अब क्या करना है, इसको रीड करना है। यू हैव टू रीड दिस। तो यहां से शुरू करिएगा। पेज नंबर इज हाउ मच? 117। पेज नंबर 117 रीड करिएगा। 117 वही सब चीजें हैं। ठीक है।
क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है आपको? पेज नंबर 117 रीड करिएगा। एक जो लास्ट पार्ट उस पेज का बच गया है वो ये, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अभी आपने जस्ट देखा एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर मान लो किसी की एनर्जी पहले 100 जूल है, तो बॉन्ड के बाद क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब 50 जूल का एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो when bond formation takes place, energy decreases. Therefore, we say that energy is released, and this released energy is called bond enthalpy. एंथैल्पी क्या होता है सिखाया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अभी लिखो। This energy released is called bond enthalpy. एनर्जी रिलीज हुआ होगा इस प्रोसेस, more energy, more energy, and this is what, stable. स्टेबल है ना ये वाला मॉलिक्यूल, तो इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, लेस एनर्जी, विच मींस एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ हो। नाउ this bond enthalpy can also be defined in another way. How it can be defined? See this. इस H2 में कितना एनर्जी ऐड कर दें टू ब्रेक द बॉन्ड? देख रहे हो आप, उल्टे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, तो ध्यान रखना कौन सा पूछा है। अगर बॉन्ड बना तो एनर्जी होगा रिलीज, और अगर बॉन्ड तोड़ना होगा तो एनर्जी क्या करना होगा, ऐड। ठीक है, दोनों को ही बॉन्ड एंथैल्पी बताएंगे, बस साइन बदल जाएगा दोनों, और कुछ नहीं। अब बताओ हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में कुछ पूछना है आपको, ऐसा कोई लाइन जो नहीं समझ में आया हो? ओल्ड इंटरेक्शन, न्यू इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, इन सारी चीजों में ये 5-6 चीजें आपने पढ़ी, इनमें से कुछ पूछना है आपको? जो भी चीजें आपने पढ़ी इनमें से कुछ पूछना है आपको? चलिए फिर आगे।
strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. ठीक है. Now, what is the meaning of extent of overlapping? ओवरलैप ये भी हुआ, ओवरलैप ये भी हुआ, दोनों ओवरलैप हुए. किसमें एक्सटेंट ज्यादा है बेटा? दिस वन. दिख रहा है आपको ये सीधा सीधा, है ना? लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में हम क्या बात कर रहे हैं. लेस ओवरलैप, मोर ओवरलैप, यही है इसका मतलब. तो अब बात आती है कि अगर मुझे स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंपेयर करना है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उस मॉलिक्यूल का. तो इसका मतलब हमें यह पढ़ना होगा अब कि ये किस पर डिपेंड करता है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कहीं कहीं पर एओ भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से एओ कैसे हो गया. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, विच मीन्स कि आखिर भाई किसको कंबाइन कर रहे हो? एस वाले को, या एस और पी वाले को, या फिर, ठीक है, दो एस वाले को या दो पी वाले को, कैसे कंबाइन हो रहा है? एंड दूसरा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग का भी टाइप होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं. ठीक है, आप ऐसा करो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वाले के, अभी आप करोगे खुद एक्सपेरिमेंट. आपके पास दो पेन होंगे, ये बनाना मत ये सब. ठीक है, दो पेन होंगे, दोनों को आमने सामने रखो. ठीक है, और एक पेन को रख दो और दूसरे पेन को उठाकर इधर लेकर आओ. तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों का जो पॉइंटेड पार्ट होगा एक दूसरे पर ओवरलैप करता हुआ सीधा, कुछ देर बाद आपका कंडीशन ऐसा आया होगा. तो ये ओवरलैप आपको समझ में आया पहला वाला? तो करोगे तब समझ में आएगा, दिमाग में सोचोगे तो नहीं होगा. करना तो पड़ेगा ही ना बेटा, अभी थोड़ी देर में जब पी ऑर्बिटल्स वगैरह सब बनाएंगे तो. दो पेन ऐसे रखो साइड बाय साइड, और इस बार एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रखो. दोनों में क्या फर्क है? इस बार दोनों का पॉइंटेड पार्ट्स एक ही साथ मैच कर गया होगा, यहां पर अलग था. तो क्या आपको दो तरीके का ओवरलैपिंग समझ में आता है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग.
दोनों के हेड्स आपस में टकरा रहे। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हेड ऑन ओवरलैपिंग। In all overlapping, we will be assuming z axis to be internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर का क्या मतलब हो गया? दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करता हुआ लाइन। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। So this will be my internuclear axis। ठीक है। So head on overlapping में first overlap is of s orbitals। तो s orbitals are spherical in shape। Already taught in atomic structure, and this will be called SS overlap। तो अगर आप इसको एक्सिस पर बनाने की कोशिश करो, तो मैं बस दिखा दे रहा हूं, ये सब करना नहीं है। एक एस ये रहा, एक एस ये रहा। ठीक है। एंड दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों नजदीक आएंगे और किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे? इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। ऐसा बॉन्ड बना होगा, एसएस ओवरलैप। ये सब करना नहीं है, फालतू परेशान हो जाओगे। ना, वी नो दैट p ऑर्बिटल के शेप्स डबल डंबल होता है। तो चूंकि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z मान रखा है, तो यहां पर कौन सा ऑर्बिटल आया होगा? पी जेड। ठीक है। और इनका जब ओवरलैपिंग होगा, तो इट विल बी लाइक दिस। विजुलाइज कैसे करेंगे?
दिस इज योर पीजेड, चूंकि अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो एस ऑर्बिटल या तो इधर से या तो इधर से ओवरलैप कर सकता है, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं आप। दिस इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग। जल्दी से नोट कर लीजिए। Head-on overlapping results in the formation of sigma bond. Head-on overlapping results in the formation of sigma bond. Done. Next is lateral overlapping. Side overlapping. Two lobe interaction. समझेंगे इसको। मान लीजिए
ये पहले वाले एटम का पी ऑर्बिटल है। ये दूसरे वाले एटम का पी ऑर्बिटल है जिसको कंबाइन होना है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में जब ये दोनों नजदीक आएंगे, इस तरीके का ओवरलैप होगा। नोट कर लीजिए। डन। सिमिलरली पी एक्स वाले जब नजदीक आएंगे,
डन। तो साइडवेज ओवरलैपिंग विल गिव राइज टू, sideways overlapping will give rise to पाई बॉन्ड। वो पाई 3.14 वाला नहीं, बुलाते हैं पाई। Sideways overlapping results in the formation of pi bond। ध्यान रखिएगा, जितने भी डायग्राम हमने बनाए हैं उसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस। ध्यान रखिएगा इस चीज का। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू टेल मी पीजेड पीजेड कैसे बनेगा? सोच कर बता सकते हैं आप? पीजेड पीजेड बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं स्टार्ट करेंगे तब तो गया। दिस इज योर पीजेड। ये दूसरे वाले का पीजेड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो किस तरीके का ओवरलैपिंग है? इट्स अ हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी मैं आपको तीनों एक साथ दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तो अलग अलग करके दिखाया ना मैंने आपको, अभी तीनों एक साथ दिखाते हैं। दिख जाए तो अच्छी बात है, ये सब होता नहीं है कहीं पर भी। तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तीनों एक साथ जब दिखेगा ना तब समझ में आएगा कि अरे इसको सर आपने इसको साइड से क्यों नहीं लेकर आए ना। जैसे इनमें हम सब साइड में लेकर आए, साइड 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 साइड, है ना? तो इसमें क्यों नहीं लेकर आए? अभी समझ में आएगा। तो ये डायग्राम बन गया आपका क्वेश्चन वाला। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपको ये समझाया गया है, देखना एक साथ, पहले देख लेना फिर बनाना। आपको क्या समझाया गया? दिस इज माई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब न्यूक्लियस का मूवमेंट इसके अलोंग होगा। ठीक है? तो ये पहले वाले का, और ये दूसरे वाले का। डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, एक्स वाई जेड।
तो अगर तुम पीजेड को ओवरलैप कराओ तो पीजेड कैसा ओवरलैप करेगा? हेड ऑन। समझ आता है? आप दोनों को नजदीक लेकर आ रहे हो, ये सबको नजदीक लेकर आ रहे हो, इधर से नजदीक लेकर आ रहे हो। बट ये बड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, और इतना कुछ करता भी नहीं है कोई। देखना, जब तुम z के अलोंग मूव करोगे तो y वाला जो है वो ऐसे मूव करेगा, तो y का ओवरलैप कैसा होगा? साइडवेज। दिख रहा है? z का ओवरलैप कैसा होगा? हेड ऑन। ये जब इधर मूव, यही डायरेक्शन है ना मूव करने का, ये मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो जब इस तरीके से ये मूव करेगा तो एक्स वाला कैसा ओवरलैप करेगा? साइडवेज। समझ में आई ये चीज? तो इसीलिए पी एक्स का और पी वाई का साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। पीजेड का कौन सा ओवरलैपिंग होगा? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, कंसिडरिंग जेड टू बी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप एक्स को मान लोगे तो पी एक्स का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बट मानते नहीं है। हम जेड को मान के चलते हैं क्योंकि हर जगह यही मान के चलते हैं, जेड। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, मतलब ये, मतलब आपको समझना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए। ठीक है? ये अगर आपको दिख गया तो समझ आ गया, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। वैसे भी है नहीं ये सब बनाना सिलेबस में। तो बस एक काम करेंगे हम यहाँ पर, रेड के लिए ऐसा लाइन बना लेंगे ताकि आपको दिखे। एक लाइन बना लेंगे, नहीं तो घौच पौच हो जाएगा ना। और ब्लू के लिए एक लाइन बना लेंगे, ब्लू के लिए कि दोनों में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है। और एक लाइन जेड के लिए बना लेंगे कि दोनों में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। बस। ठीक है? और मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे भी ये सब है नहीं। ठीक है? तो बस एक्सटेंट ऑफ, ये दिखना चाहिए आपको, हेड ऑन ओवरलैपिंग is greater than extent of lateral overlapping, which means which bond will be stronger?
सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? द टॉपिक इज दिस वन, एक्सटेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, थर्ड वन इज, नोट हो गया ये, द थर्ड वन इज extent of overlapping depends on directional nature of atomic orbitals। और वो भी कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विच मीन्स more directional nature, more extent of overlapping। एक कॉमन सेंस भी है ये। देखो यहां पर एक बार, मान लो इसका जेड वाला लेकर आओ और इसका पी वाला लेकर आओ, क्या ही ओवरलैप होगा? कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसा बनेगा, क्या ओवरलैप है? कुछ भी ओवरलैप है क्या? नहीं। तो सेम डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग हो रहा होता है तो दैट इज मोर, मोर डायरेक्शनल नेचर। नाउ इन एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव रेड दैट s orbital being spherical in nature, और इसमें भी शायद मैंने आपको लिखवाया है केमिकल बॉन्डिंग में, इट इज नॉन डायरेक्शनल। लिखवाया है, निश्चित लिखवाया, याद है मुझे, क्योंकि आप, है ना, स्फेरिकल एस, दो एस ऑर्बिटल को किधर से भी मर्ज करा लो यार, स्फीयर है, चारों तरफ से एक जैसा है। पी थोड़ा डायरेक्शनल होता है, वाई? क्योंकि इसके लिए हम लिखते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी मोर डायरेक्शनल, एक से ज्यादा डायरेक्शनल लिखते हैं हम इसके लिए। कैसे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया गया ये, देख रहे हो, एक से ज्यादा डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, और इसमें नो डायरेक्शन, विच इज मोर डायरेक्शनल?
तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया पी और पी ऑर्बिटल का ओवरलैप कंपैरिजन टू पी और डी का ओवरलैप, विच विल बी मोर, दिस वन? सिमिलरली एस और एस का ओवरलैप, एस और पी का ओवरलैप, और पी और पी का ओवरलैप, मतलब पीजेड वाला टाइप्स। समझ रहे हो? मतलब हेड ऑन वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हेड ऑन वाला, तो सबसे ज्यादा किसका होगा ओवरलैप? ये भी डायरेक्शनल, इसमें एक डायरेक्शनल, इसमें एक भी डायरेक्शनल नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अभी डायरेक्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। ठीक है, डिपेंड्स ऑन, अभी तक 3 पॉइंट क्या, अभी है 4-5 पॉइंट्स। तो वो जब भी अभी अगली क्लास होगी इसकी, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि ये लंबा ब्रेक है, तो होमवर्क भी उसी हिसाब से। ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, डिस्कशन इसका होगा, या टाइम मिलेगा तो सारा ही कर देंगे। और 10 दिन है बेटा, एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना, ये नहीं कि सो गए, सो गए तो लाइफ सुत जाएगा एकदम बढ़िया से। ध्यान रखना इस चीज का। स्टोचियोमेट्री, ये नहीं कि क्लास नहीं हो रहा है, सोए हुए हैं दिन भर। दिस इज द टाइम, क्लियर योर बैकलॉग्स। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, खत्म हो गया इसके बाद। मतलब ऐसा पढ़ जाना है कि हाफ ईयरली का एग्जाम है वैसा। रीडू द क्वेश्चंस इन विच यू हैड प्रॉब्लम्स। रटना है, और डीटीएस के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें आपको प्रॉब्लम थे। ठीक है, फालतू में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज का। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज, फेल करेंगे, क्या करेंगे? साल भर आएंगे सुबह उठ के यहाँ पढ़ने, और एग्जाम में पास नहीं करेंगे, क्या फायदा? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मेमोराइज। डायनेमिक्स। ठीक है,
इसके बाद भी समय मिल गया तो टेस्ट 1, टेस्ट 2 और कल जो होगा टेस्ट 3, तीनों में जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जो भी सवाल आपके गलत हुए, जो भी सवाल आपने छोड़े, और जो भी सवाल में आप कंफ्यूज थे और वो सही हो गया, ठीक है, कंफ्यूज्ड बट करेक्ट, बता रहा हूं यही धोखा देगा एग्जाम में। ठीक है, जो भी आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे यही धोखा देगा बेटा। रॉन्ग वाला तो आप अच्छे से करके जाओगे, छोड़ा हुआ भी अच्छे से करके जाओगे, ये नहीं करके जाओगे क्योंकि वो तो सही था। सही कैसे था वो भी तो समझ में आना चाहिए कि आपने गेस किया वो। और यही एग्जाम में धोखा देगा, बिल्कुल धोखा देगा, मैं लिख के दे रहा हूं। तो जहां आप कंफ्यूज थे, जहां आपने गेस किया कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत ऐसा, जहां आपको लगा कि यही हो जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो इन तीन को, एग्जाम का प्रिपरेशन वैसे ही होता है, रॉन्ग लेफ्ट। और जो आप 100% श्योर थे कि यही होगा और कुछ हो नहीं सकता है, उसको उसको करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपने करेंगे तो आपको सही में वो 720 अगर नीट का है तो उतना दूर तक पहुंच जाएंगे आप। और अगर नहीं करेंगे तो फिर सोइए, उसका तो कोई उपाय नहीं है बेटा, है ना। जा सकते हैं आप। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से करिए।